नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में पिछले 2 साल में जो फॉरेस्ट कवर है, यानी जंगल की संख्या, पेड़ों की संख्या, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। लगातार जो पेड़ कट रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, और उन पर जो चिंता जताई जा रही है, उन सारी चिंताओं के बीच ये रिपोर्ट काफी मायने रखती है। वास्तविक स्थिति क्या है वो ये बताती है। तो होता क्या है कि हर 2 साल पर ये रिपोर्ट आती है। तो ये रिपोर्ट 2021 के बाद 2023 में आनी थी। 2023 में नहीं आ पाई, 1 साल की देरी से आई है। यानी इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं 2021 और 2023 के रूप में दिए हैं कि 21 के बाद 23 तक में क्या परिवर्तन आया है। कहा गया है कि जो फॉरेस्ट स्थिति है, यानी जंगल की जो वास्तविक स्थिति है, उसमें 156 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो पेड़ों की मौजूदगी है, उसमें भी करीब 1289 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अच्छी स्थिति बताई गई है। लेकिन एक दुखद स्थिति यह है कि जो डेंस फॉरेस्ट है, यानी जो घने जंगल है, उन घने जंगलों की अगर तादाद देखें तो उसमें 3656 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई है। निश्चित तौर पर घने जंगलों का इतना ज्यादा कम होना और पेड़ों की संख्या, जगह जगह जो हम पेड़ लगा रहे हैं और जंगल नए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें जो थोड़ी बढ़ोतरी है, इनके बीच में क्या अंतर है, इसका ये बेहतर स्थिति है या चिंताजनक स्थिति है, इन सारे मुद्दों पर बात करने की हमने कोशिश की है। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो साथी जुड़े हुए हैं। हृदय जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर्यावरण मामलों पर खास तौर पर बहुत सारी उन्होंने रिपोर्ट की है, लगातार करते रहते हैं। और उसके अलावा सुदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदीप जी भी पर्यावरणविद हैं और पर्यावरण को लेकर और खनन को लेकर तमाम जो पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर उन्होंने बहुत सारी याचिकाएं लगाई हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो एक एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारी जानकारी भी रखते हैं, और सरकारों की तरफ से या जो संस्थाओं की तरफ से जो गड़बड़ियां होती हैं उन पर भी नजर रखते हैं, उनको कोर्ट तक ले जाते हैं। तो पहली बात, जोशी जी, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो आई है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, नई हर 2 साल पे आती है, जो जारी की गई है, इसको कैसे देख, हम इसको देखकर हम खुश हो जाएं कि 156 स्क्वायर किलोमीटर का दायरा जो है हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है, या फिर जो डेंस फॉरेस्ट कम हुए हैं ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, जो लगातार चिंता जताई भी जाती है कि पेड़ कट रहे हैं और पूरा का पूरा जो एक वातावरण है, वायुमंडल है, उसका नुकसान हो रहा है। कैसे आप देखते हैं इसको? जी देखिए समीर जी, पहले तो बुलाने के लिए शुक्रिया। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके दर्शक इतने ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं कि जब तक हम ये कार्यक्रम उन्हें पहुंचा रहे होंगे तो उन्हें बेसिक आंकड़े पता होंगे कि इस बार जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है जी। उसमें मूल आंकड़े क्या है। हम्म। तो उसको दोहराने के बजाय मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2000 ये हर 2 साल में आने वाली रिपोर्ट इस साल 1 साल की लगभग डिले से आई है। जी। लेकिन आंकड़े 2000, इसको हम फॉरेस्ट रिपोर्ट जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है 2023 ही कह के पुकारेंगे। तो ये हर 2 साल में जो आती है, तो अभी 2021 के मुकाबले इन्होंने फॉरेस्ट कवर, हम्म। फॉरेस्ट और ट्री कवर, जो सुदीप जी। श्रीवास्तव भी इस पर बोलेंगे, इसमें इजाफा बताया है कोई 1500 वर्ग किलोमीटर का। हम्म। लेकिन अगर आप 2021 की रिपोर्ट देखेंगे तो वो भी 2019 के मुकाबले कोई 2200 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर का इजाफा हम्म। फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर में बताता है। लेकिन जब हम रिपोर्ट को करीब से देखते हैं जी। और ग्राउंड में घूमते हैं और तमाम डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि सरकार नॉन फॉरेस्ट इलाकों में क्या हो रही है। जो तीन कैटेगरीज होती हैं, जी। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, उस हम्म। इलाके में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां सामुदायिक लोग भी रहते हैं और वहां पर बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज में वो नहीं बता, सरकार ने क्लियर किया है। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जब हम इस रिपोर्ट को देखें तो दो बातों का और ध्यान रखें सिर्फ आंकड़ों के बजाय। पहला ये कि जो लाखों वर्षों में तैयार होती है बायोडायवर्सिटी, जी। उसका क्या हाल है, उन इलाकों के फॉरेस्ट का क्या हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, हम ये देखने की कोशिश करें कि जंगल की गुणवत्ता ओवरऑल कैसी है, और किस जैसे आंकड़े कई राज्यों के आ रहे हैं, उन राज्यों में
कंपोजिशन अगर पूरा देखा जाए, एडिशन, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर बढ़ रहा है, लेकिन अ, अगर अकेले फॉरेस्ट को देखें तो वो तीनों ही कैटेगरी, चाहे आप देखें वेरी हम्म। डेंस फॉरेस्ट, चाहे फॉरेस्ट, वो जो है नॉन फॉरेस्ट में तब्दील हुआ है ओवरऑल। जी। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमें करीब से ये भी देखना पड़ेगा, इस बात के साथ मैं अपना ओपनिंग रिमार्क खत्म करूंगा, कि जंगल में जो फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं, मैं क्योंकि उत्तराखंड से आता हूं, और हिमालयी हम्म। राज्यों में 10 से 14 गुना बढ़ी हैं फॉरेस्ट जी। फायर, उनकी वजह से हिमालयन फ्लड्स भी बढ़ते हैं और दूसरे खतरे भी बढ़ रहे हैं। तो वो एक चीज को भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को सिर्फ आंकड़ों के तौर पर बता के उस पर कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं हो रही है, ये एक चिंता। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट में जो उसके साथ बायोडाइवर्सिटी जुड़ी रहती है, तो सुदीप जी, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि हम पेड़ लगाकर, और जो पेड़ जंगलों में है वो सैकड़ों साल से, कुछ उसमें और भी ज्यादा साल से वहां पर हैं, फैले हुए हैं, लेकिन हम उनकी बजाय अगर हम जो नए पेड़ लगा रहे हैं तो उनको तैयार होने में भी समय लगता है, और जो नए पेड़, और मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट आई होगी उसमें वो आंकड़े दिए होंगे, लेकिन जो घने जंगल खास तौर पर हैं और जहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लगभग बताया, जो अगर आंकड़े हैं रिपोर्ट में बता रहे हैं कि वो 3656 स्क्वायर किलोमीटर डेंस फॉरेस्ट कम हुआ है। और डेंस फॉरेस्ट अगर है तो बायोडाइवर्सिटी का महत्व सबसे ज्यादा वहीं पर होगा। तो ये नुकसान और जो फायदा हो रहा है, जो बढ़ रहा है, और अब बताया जा रहा है कि हम 25% हमारा फॉरेस्ट कवर हो गया है, तो ये चीज, इसको हम कितना बेहतर माने, या फिर ये कोई आंकड़े जो है कोई इतनी खुशहाली नहीं दिखा रहे हैं, हमारे सामने रख रहे हैं। धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, ये मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि आप बड़े फोर्सफुली विकास परियोजनाओं पे काम कर रहे हैं। जी। आप नए खदानें खोल रहे हैं, आप नए उद्योग लगा रहे हैं, आप नए हाईवेज बना रहे हैं, नए रेल लाइंस बना रहे हैं, नए पोर्ट बना रहे हैं, और हर जगह कुछ ना कुछ वन क्षेत्र आप खराब कर रहे हैं और उसको काट रहे हैं और उसके क्लियरेंस होते हैं। ये सब को पता है। जी। तो ये तो दावा करना कि वन क्षेत्र बढ़ रहा है या ट्री कवर वाला एरिया बढ़ रहा है बहुत बड़ी संख्या में, हम्म। ये उसी तरीके का है कि हम अपनी छत हटा दें और उसके बाद भी कहें कि हमें सूरज की रोशनी नहीं लगेगी। हम्म। ये उतना ही एब्सर्ड है। हम्म। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो जैसे रेल लाइन और हाईवे के प्रोजेक्ट हैं, इनमें बड़ी संख्या में फ्रेगमेंटेशन होता है वन क्षेत्र के बीच में से। ये मोदी सरकार जब से आई तब से इन्होंने क्या किया कि लीनियर प्रोजेक्ट के नाम पर इनके क्लियरेंस प्रोसेस को एकदम आसान कर दिया, ये कहते हुए कि हम केवल 50 मीटर 100 मीटर की पट्टी तो ले रहे हैं, बाकी तो आपका सैकड़ों एकड़ हेक्टेयर फॉरेस्ट इंटैक्ट है। ये जो फ्रेगमेंटेशन है, इस फ्रेगमेंटेशन से उसके आसपास का जो डेंस फॉरेस्ट है वो खत्म हो रहा है और वो ओपन फॉरेस्ट में या ओपन फॉरेस्ट स्क्रब में तब्दील हो रहा है। हम्म। तो जो रिडक्शन हमको दिखाई दिया दे रहा है, उसका में बहुत बड़ा कारण यह है कि जिन इलाकों में एक्सेस नहीं थी, उन इलाकों में रेल लाइन बनाने के कारण, हाईवेज बनाने के कारण, जो नए रास्ते आपने खोले, जैसे अभी मैं छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण लूं। छत्तीसगढ़ में जो कोयले के लिए नई रेल लाइनें बन रही हैं, गेवरा पेंड्रा हसदेव, और अचानक वहां टाइगर रिजर्व के कॉरिडोर को काटते हुए, और जैसे हाईवे रायपुर विशाखापट्टनम बना, सीता हम्म। नदी उदंती टाइगर रिजर्व के एरिया को काटते हुए। तो जिस इलाके में दखल नहीं थी आदमी की, उस इलाके में आदमी की दखल का रास्ता आप खोलते जब हैं, तो उस इलाके का घना जंगल वल्नरेबल हो जाता है, और फिर उसमें कटाई, चोरी, शिकार सब कुछ चलने लगता है। तो जो घट रहा है वो उसके कारण क्लियर है। जी। अब इस पर मैं आऊंगा कि जो बढ़ने का आंकड़ा है वो कैसे आ रहा है। हम्म। अब जैसे आप छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण लीजिए, मैंने छत्तीसगढ़ को डिटेल में स्टडी किया, अभी रिपोर्ट कल ही आई है।
जी। छत्तीसगढ़ में बड़ा दावा किया गया कि 683 वर्ग किलोमीटर वन और ट्री कवर ये एक साथ जोड़ते हैं। हम्म। फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर बढ़ गया। ये दोनों डिफरेंट कैटेगरी है। ट्री कवर को पे काम करने के लिए वन अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। हम्म। तो जो 683 वर्ग किलोमीटर बढ़ा, जब उसको आप ध्यान से देखते हैं तो पता लगता है कि एक्चुअली ट्री कवर 702 बढ़ा है और हम्म। फॉरेस्ट कवर 19 स्क्वायर किलोमीटर घट गया है। जी। मतलब 1900 हेक्टेयर या 5000 एकड़ के लगभग घट गया। हम्म। तो इसका मतलब साफ है कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री के प्लांटेशन है, जो किसान अपने खेतों में ऐसी फसल ले रहे हैं पेड़ों की जो जल्दी बढ़ती है और उससे कुछ आय होती है, या जो शहरी वृक्षारोपण है, या जो बड़े पार्क हैं जहां पर बड़े पेड़ हैं, और आजकल अत्याधुनिक सैटेलाइट होने के कारण छोटे से छोटे पैच में भी जो पेड़ों की अगर संख्या है कुछ हम्म। रिकॉर्ड में आ रही है। पुराने समय में क्या होता था कि जब सैटेलाइट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते थे, तब जो रिजोल्यूशन था उसमें बड़े पैच ही दर्ज हो पाते थे। तो ये तीनों कारण से आपको ये क्षेत्र बढ़ा हुआ दिखता है। बताया नेट डिक्रीज है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जी। प्राइवेट फॉरेस्ट में नेट डिक्रीज है, लेकिन जो प्लांटेशन और एग्रो फॉरेस्ट्री है उसमें बढ़ोतरी है पूरे देश में भी। जी। जो 1445 का फिगर है उसमें 1250 के लगभग, या 1289 है शायद, हम्म। 1289 वर्ग किलोमीटर ट्री कवर में वृद्धि है। जी। जो वृद्धि फॉरेस्ट कवर में दावा किया गया है वो तो बहुत मिनिमल है, हम्म। 156, और वो भी डाउटफुल है कि वो कैसे है। तो ये आंकड़ों में बने, कहते हैं ना कि आंकड़ों को आप जिस नजरिए से देखें आपको उस नजरिए से वो समझ में आते हैं। जी सुदीप जी, इसीलिए हम ये चर्चा हम लोग कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमने कई अखबारों में अलग अलग जगह देखा कि कुछ जगहों पे तो लिखा है कि हम चौथाई क्षेत्र हमारा हरा भरा हो गया है देश का। कुछ जगहों पे लिखा कि यही बात है कि जो हमारा ये गेन है या लॉस है, उसी को हम समझने की सामान्य भाषा में कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए आप दोनों लोगों को, चूंकि आप बहुत गहराई से समझते हैं, जानते हैं इन चीजों को, तो ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हृदय जोशी जी, अब ये जो चीज है कि हमारा चौथाई हिस्सा हरा भरा हो गया है, और ठीक है, पेड़ हरा भरा हो जाना और जो डेंस फॉरेस्ट है उनकी जो इकोलॉजी होती है, उनका जो पर्यावरण में जो योगदान होता है, क्या वो अलग अलग जगहों पर जो प्लांटेशन हो रहा है उनसे वो कवर हो पाएगा? पहली बात। और दूसरी बात जो ये कही जा रही है कि जो कार्बन सिंक की बात हो रही है कि इसमें भी हमने बहुत गेन किया है, तो इन दोनों चीजों को थोड़ा सा हमें समझाया कि इस गेन को हम किस तरह से लें, कितना मतलब ये देखिए पॉजिटिव वे में इसको लिया जा सकता है। जी। जी देखिए, मैं आपको पहली बात का जवाब देता हूं। पहले जब आपने कहा कि ट्री कवर क्या प्लांटेशन क्या फॉरेस्ट के जो डैमेज है हाँ। उसको कवर कर पाएगा, हम्म। जैसा सुदीप ने बताया, जो ट्री कवर है वो मोनोकल्चर फॉरेस्ट भी हो सकता है। जी। मतलब मोनोकल्चर प्लांटेशन भी हो सकता है, वो यूकेलिप्टस के पेड़ भी हो सकते हैं, वो बिल्कुल। पार्क का एरिया भी हो सकता है। हम्म। तो हम्म। ऐसा नहीं है जैसे हम कहते हैं कि हर तरह की फॉरेस्ट फायर जो है नुकसान करती है, ऐसा नहीं है। फॉरेस्ट का अपना एक तरीका फायर के जरिए कंजर्वेशन का भी है। उसी तरह से जब आप फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हर हरा पेड़ ऐसा नहीं होता कि वो इट इज एडिंग टू द जी। क्वालिटी। ठीक है। तो जो हम कहते हैं ट्री कवर, वो ट्री कवर इसलिए है क्योंकि वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है। हम्म। जैसे अगर आज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड खत्म हो रहा है या कोई प्रजाति खत्म हो रही है, वो इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि उसका इकोसिस्टम आपने खत्म कर दिया, उससे छीन लिया है। जी। जैसा सुदीप ने कहा भी कि अगर कोई लीनियर प्रोजेक्ट है, वो देखने में तो हर आदमी यही कहेगा कि भाई लीनियर प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं। हम्म। लेकिन वो लीनियर प्रोजेक्ट कई ऐसी जगह भी निकाल रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर जहां पर कोई ट्रैफिक डेंसिटी भी नहीं है, मतलब उसकी जरूरत नहीं है, उसके विकल्प उपलब्ध हैं और जी। उनको समझदारी से भी नहीं बनाया जा रहा। जैसे हमारे उत्तराखंड में एक जो देहरादून के पास एक हाईवे बनाया गया है, यहाँ से वो सिर्फ ये कहने के लिए कि हम 2 घंटे में पहुंचा देंगे, लेकिन उसको बनाने में कई सावधानियां बरत के बनाया जाता, तो वहां जानवरों का भी विनाश नहीं होता, पर वो क्षति भी हो रही है। तो हम्म। ये चीजें एक साथ देखने की जरूरत है कि जंगल में झरने भी होते हैं, जंगल में मॉस भी होगा, वहां
होगा, वहां लाइकेन भी होगा, वहां बहुत सारी प्रजातियां पौधों की होंगी, वहां छोटे छिपकलियां, कीड़े मकोड़े, तितलियां भी होंगी। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि तितलियां और कीड़े मकोड़े इसलिए जरूरी हैं क्योंकि अगर उन्हें धरती से आप हटा दें तो सारी बायोडायवर्सिटी खत्म हो खत्म जाएगी। हो वो जाएगी, उसको बिल्कुल। परागण को जिंदा रख के वो चलाते हैं। तो इसलिए हम्म। हम एक हेल्दी इकोसिस्टम की बात करते हैं। लेकिन सरकार जो है अभी आंकड़ों से, ट्री कवर के आंकड़ों से उसे ढकने की कोशिश करती है। और विकास परियोजनाओं का मेरे को लगता है कि सुदीप बेहतर जवाब दे पाएंगे कि विकास परियोजनाओं का हमेशा एक जरूर क्वेश्चन उठाया जाता है कि हम्म। इसके बिना क्या होगा। मतलब ये सब तो हमें चाहिए ही, जी। लेकिन वो जो है कई बार बहुत ज्यादा अगर आप करीबी से देखेंगे तो उनके या तो विकल्प उपलब्ध होते हैं, या वो जो कहा जा रहा होता है वो हम्म। सिर्फ एक तरह से बंदरबाट होती है संसाधनों बिल्कुल, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अब जो हसदेव अरण्य जहां से सुदीप जी आ रहे हैं और लगातार ये तो उसके लिए आवाज भी उठाते रहे हैं, या उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ जो घने जंगल हैं, उन जंगलों को अगर हम काट दें विकास के नाम पर या किसी भी चीज के नाम पर, और उसके बाद हम फॉरेस्टेशन करें, जिस तरह से जगह जगह पेड़ लगाए जाते हैं और वृक्षारोपण के बड़े बड़े अभियान चलते हैं, रिकॉर्ड बनते हैं कि इस साल इतने करोड़ लग गए, उस साल उतने करोड़, तो क्या दोनों एक दूसरे को कवर कर पा रहे हैं? और दूसरी बात यही है कि विकास परियोजनाओं के अगर विकल्प हैं कि बिना पेड़ काटे वो हो सकते हैं, बिना बायोडाइवर्सिटी को खत्म किए हो सकते हैं, तो उसको अपनाने के की प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है, सुदीप जी? देखिए, प्रॉब्लम यह है इस देश में पर्यावरण और वन में कोई नुकसान हो रहा है, उसका जो मॉनेटरी इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल इकोनॉमी पर हो रहा है उसको असेस करने का कोई तरीका इन्होंने डेवलप नहीं किया है। और बीच में एक बात आई थी सुप्रीम कोर्ट में कि एक पेड़ जो अगर ठीक ठाक है 50 साल जीता है तो वो करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की तो ऑक्सीजन देता है। जी। तो इस तरीके की बातें हैं, लेकिन कोई आप ये कहें कि पर वन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से जो आपके जीडीपी में लॉस हो रहा है उसको असेस करने का कोई ये लोगों ने तरीका प्रॉपर बनाया नहीं है, और जानबूझकर नहीं बनाया है क्योंकि ये चाहते हैं कि ये ऐसा ही पड़ा रहे क्षेत्र। जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉरेस्ट क्लियरेंस के समय होता है उसमें पेड़ की लकड़ी की कीमत जोड़ते हैं। हम्म। पेड़ के कारण जो पर्यावरण लाभ है, जो ऑक्सीजन का है या अन्य चीजों का है, उसके कारण जो अन्य बायोडायवर्सिटी बेनिफिट है उस पर उनका कोई तरीका नहीं है जोड़ने का। अगर वो पेड़ तेंदूपत्ते का है तो ज्यादा से ज्यादा वो ये और जोड़ लेंगे कि इससे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कितना पैदा होता था। तो इस तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगा के ये प्रोजेक्ट क्लियर किए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे हसदेवरण देश में, पहली बात तो यह है कि कोयले से हमको हटकर रिन्यूएबल में जाना है, ये तय है, और 2070 में खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हम नेट जीरो अचीव करेंगे। हम्म। उसके बावजूद अगर आज आपको लगता है, सरकार को लगता है कि कोयला अभी भी इंपॉर्टेंट है और हमको कोयला बिजली के लिए चाहिए, तो इस देश के 85% कोल डिपॉजिट ऐसे हैं जो घने जंगलों से बाहर हैं। हम्म। बावजूद इसके हसदेव जैसे घने जंगलों में आप कोयले की खदान खोद रहे हैं, केवल इसलिए कि वहां कोयले की खुदाई की लागत कुछ कम है। तो क्या केवल एक ही सेक्टर, और बल्कि आरोप तो अब ये भी लगने चाहिए कि एक ही उद्योगपति की बैलेंस शीट के हिसाब से पॉलिसी बन रही है? तो जैसे, और मैं कहूं, जो खरसिया धर्मजयगढ़ रेल लाइन बनी उसमें करीब 6 किलोमीटर का क्षेत्र, 76 किलोमीटर में से हम्म। 6 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा था जो वन के ऊपर से गुजर रहा था, जो हाथी का कॉरिडोर है। हम्म। आज आप हैदराबाद शहर में 12 किलोमीटर का फ्लाईओवर बना लेते हैं। आज आप किसी भी शहर में कितने भी बड़े बड़े फ्लाईओवर और कितनी भी बड़ी बड़ी एलिवेटेड लाइन बनाते हैं, मेट्रो तो पूरी की पूरी एलिवेटेड बना दी आपने। जब मैंने ये कहा कि इस 6 किलोमीटर रेल लाइन को, जो जंगल से गुजर रहे हैं अलग अलग पैच, इसको आपको एलिवेटेड बनाना चाहिए, तो बोलते नहीं इसकी कॉस्ट कौन देगा। तो जहां पर आपको लगता है कि ये तो बहुत आसान है और ना सरकार रोकती है, और बहुत दुख की बात है कि जो हमारी संवैधानिक कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, एनजीटी है, वो भी अंततः जो विकास 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 उसके आधार पर अपने फैसले देती है।
रायपुर विशाखापट्टनम जो नया हाईवे बन रहा है 6 लेन, उसकी कोई ट्रैफिक डेंसिटी स्टडी नहीं है, उसके पैरेलल सड़कें मौजूद हैं। जितनी बड़ी सड़क और जितना बड़ा एरिया आप जंगल का नुकसान पहुंचा के उस हाईवे को बना रहे हैं, आगे जाके अगर वो एनपीए हो जाए, क्योंकि उसमें भी बैंक से लोन है, जी विद इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो अगर वो आगे जाके नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाए और पैसा डूब जाए, तो आप मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। तो ये जो अंधा दौड़ है कि इस साल मेरे को जीडीपी 7% चाहिए, और जो जल्दी अचीव करा सकता है कि चलो 2 प्रोजेक्ट और ले लो, 2 खदान और खोल दो, 2 पावर प्लांट और लगा दो, इससे हमारा जीडीपी जल्दी अचीव होगा, बस उस अंधी दौड़ में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। जी बिल्कुल। आप हाँ ये जी जितना भी, मैं आखिरी बात, आखिरी समाप्त करूंगा, जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस दिन हम बोलते हैं ना कि 2 स्टेप फॉरवर्ड और 4 स्टेप बैकवर्ड, हम्म, जिस दिन हम एनवायरमेंट के कारण, लॉ जो डेप्लेशन के कारण जो लॉस इकोनॉमी पे, और वो भी एग्रेरियन और फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी पे हो रहा है, जिसपे 70% लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उसको अगर हम समझ जाएंगे तो हम अपनी पॉलिसीज चेंज कर लेंगे। जी बिल्कुल। हाँ जोशी जी कुछ कह रहे थे आप। हम्म हाँ, मैं आखिर में अगर मतलब मैं नहीं जानता आपके और सवाल है, पर अगर मैं अपनी ओर से क्लोजिंग रिमार्क दूं तो वो यही है कि जैसे सुदीप ने कहा कि इसको एसेस नहीं किया जाता, या एसेस करने का कोई तरीका मैकेनिज्म नहीं बनाया गया है। जी लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में कई तमाम देशों ने, कम से कम इसका आइडिया इंडिया की सरकार को है कि ये हम्म कितना इंपॉर्टेंट एसेट है इन्वायरमेंट। इसका उदाहरण में एक जो प्रोसीडिंग्स ऑफ जो पीएनएएस जो है, हम्म जो एक रिसर्च जनरल है, उसकी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताता हूं। उसमें 60 साल का आंकड़ा, 1960 से लेकर 2016 तक का वो आंकड़ा है, हम्म उसका उन्होंने बहुत केयरफुली अध्ययन किया, जिसमें तमाम देश हैं और उसमें भारत भी है। मैं बाकी देशों की बात नहीं करूंगा, केवल भारत की बताऊंगा। तो भारत की जीडीपी आज जितनी है उससे कहीं 30% ज्यादा होती अगर भारत को इन्वायरमेंटल डिजास्टर ना झेलने पड़े होते। ये वो हम्म रिपोर्ट कहती है, जो कि आप आसानी से गूगल करके मैंने जो कीवर्ड बताए अगर वो डालेंगे तो हम्म आराम से पढ़ने को मिलेगी। तो ये बात भले ही इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स के संदर्भ में लिखी गई है, पर वो ये बताती है कि एक नदी जब बहती है तो वो कितना आपको इकोनॉमिक रिसोर्स के तौर पर उसे देखा जाना चाहिए। जब एक हरा भरा जंगल रहता है हम्म और जो आदिवासियों को, चाहे मूल निवासियों को, चाहे दूसरे लोगों को, वहां से खूब सारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही नहीं देता, बल्कि हाई, अब तो कई जगहों में बहुत ऊंची क्वालिटी के प्रोडक्ट भी उगाए जा रहे हैं, जो कि एक बाजार पूरा पैदा करते हैं। अब मैंग्रोव भी नष्ट हुआ है, ये हमें हम्म, पता चल रहा है। मैंग्रोव पर जो खतरा है, भारत के 25 करोड़ आबादी जो है वो तटों पर रहती है, जी आवासीय जरूरतों के लिए और अपने अपने रोजगार के लिए, हम्म उनसे जुड़ा हुआ है उसका रोजगार। तो अगर तटों, अब पूर्व अरब सागर के गर्म होने से अगर पूर्वी घाट की जगह, पूर्वी तट की जगह पश्चिमी तट पर भी अगर इस तरह से आते रहेंगे चक्रवाती तूफान, और हम जंगलों को और मैंग्रोव्स को काट रहे हैं, तो उनका और मुंबई और केरल जैसे जगहों का क्या होगा। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी जो समस्या है, जो सरकार जानती है, पर एक हम्म आदत है जो आंख बंद करके रखने की, उसका शिकार हम ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, मिडिल क्लास भी है आज का, और सरकार तो है ही। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं न्यायालय जोशी। भी है, हाँ जी मैंने कहा कोर्ट्स भी हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। तो एकदम सही बात है ये रिपोर्ट। और जो हम लोगों की बातचीत से मुख्य रूप से जो चीजें आई कि विकास के नाम पर आप जो एक अंधी दौड़ है उसमें किस तरह से हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको प्राथमिकता में रखना चाहिए, नहीं तो नुकसान तो लगातार हम देख ही रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल ये न माने कि जो हमारे डेंस फॉरेस्ट हैं, घने जंगल हैं, उनको हम काटते जाएंगे, तो उनकी जगह अगर हम इधर उधर तमाम वृक्षारोपण के काम करेंगे तो वो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि केवल पेड़ ही नहीं कट रहे हैं, पूरा का पूरा वो जो इकोसिस्टम है, पूरा एक उसकी बायोडाइवर्सिटी है, वो प्रभावित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हृदय जोशी जी आपको भी, और सुदीप श्रीवास्तव आपको भी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक हैं वो, उनको इससे बड़ा फायदा होगा कि इस जो ये फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, कहाँ बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, और उसको हम किस रूप में देखें कि उससे हम प्रसन्न होएं या उस पर हम चिंता जताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।